हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे सभी लोग। फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। बच्चे, हमारी 4 क्लास परसेंटेज में हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। तो आज मैं लेवल बढ़ाऊंगा सवालों का। ठीक है भाई। शुरू की जो 3 क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक सिखाया। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक जो हो सकता है, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, वो सारी चीजें आपको मैंने सिखाई। लेकिन बिल्कुल बेसिक सवालों से देखो काम चलने वाला है नहीं। एसएससी जीडी का दिमाग की बात है। हालांकि इस बार जो पेपर बनेगा वो इजी टू मॉडरेट बनेगा, क्योंकि टाइम घटा दिया। याद रखना, जब भी किसी एग्जाम में टाइम घटाया जाता है तो वहां पैरेलली पेपर का लेवल भी घटाया जाता है। थोड़ा सा डाउन तो जाएगा लेवल, लेकिन हमें हर तरह के सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स के बिल्कुल टच में नहीं थे, जिन्होंने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ा था, या फिर जिन्हें मैथ पढ़े काफी दिन हो गए थे, या फिर जिन्होंने अभी इस तरीके से मैथ पढ़ना अभी शुरू किया है, जस्ट अभी ट्रिक्स वगैरह से, जो अभी 12वीं करके आए हैं। लेकिन बच्चे, वहां जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सब इक्वल हो। जो बच्चा पहले से 2-3 साल से तैयारी कर रहा है वो भी इक्वल है और आप भी उसके इक्वल हो। वहां कोई ये सुनने वाला नहीं है कि भाई आपने पहले मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आपके इसी बेस को मजबूत करने के लिए मैंने शुरू की 3 क्लास बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करी। तो आज थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो आप कैलकुलेशन यानी कि मतलब अच्छे सवाल होंगे। अपने आप को आप थोड़ा सा आपको एडजस्ट बच्चे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास है। 1-2 क्लास और मैं परसेंटेज में कराऊंगा और परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि हम बहुत अच्छी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पहली 4 क्लासों को अटेंड किया होगा। अगर आपने उन क्लासों को अटेंड किया है तो आज की क्लास में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं वैसे, है ना। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। चलो करें शुरुआत। एक होमवर्क दिया था बच्चे मैंने कल आपको, यही होमवर्क था एक। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर आया था इसका? काफी लोगों ने शाम को, जो 8 बजे आपका डाउट ग्रुप ओपन होता है, उसमें इसका आंसर दिया था, और मैंने काफी लोगों का देखा भी था, तो मतलब ठीक था आंसर। तो क्या उत्तर आया था एक बार बताएंगे जल्दी से? कि डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। अब कह रहा है डीजल की खपत को कितना कम कर दूं कि खर्चा केवल 5% तक ही बढ़े। कल सवाल कराया था एक ऐसा मैंने, और उसने कहा कीमत। बात करते हैं बच्चे कीमत की, बात करते हैं कीमत की। कीमत के बारे में उसने क्या कहा? कीमत के बारे में उसने कहा 45 रुपए से ना 50 रुपए हो गई, यानी कि पहले 45 थी, अब 50 हो गई। तो क्या कीमत का अनुपात ले लूं? 5×9 = 45, और 5 से कटेगा 5×10 = 50। तो 9 से 10 हो गई कीमत इसकी, है ना। खपत की वो पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर का, सॉरी कंजप्शन का। खपत के बारे में क्या, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च के बारे में उसने बोल दिया कि खर्च केवल 5% तक बढ़े। बच्चे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, 5/100। और अगर केवल 20% बढ़ेगा, या सॉरी 5% बढ़ेगा, यानी कि खर्चा अगर पहले 20 था तो वो 1 बढ़ गया, खर्चा कितना हो गया? 21। मैंने खपत को ए से बी मान लिया। हाँ, अगर मैं कीमत को खपत से गुणा करता हूं, रेट को कंजप्शन से गुणा करता हूं, तो क्या मुझे एक्सपेंडिचर खर्चा मिल जाता है? हाँ जी सर। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 9A बटे इन दोनों को गुणा करेंगे 10B, बराबर किसके बराबर मिलेगा भाई? 20/21। ठीक है। तो यहां से A/B कितना हो गया? 20/21, और ये 9/10 जाके उधर उधर कितना हो जाएगा? 10/9, हुआ कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 20 धाम 200 और 21 निम्मा 189, यानी कि A/B आपको मिला 200/189 मिला। यही मिला 200/189, यानी कि A का मान रहा होगा 200 और B का मान कितना रहा होगा? 189। अब आप देख लो कितना घटा है। सर ये तो 11 घटा है, और कितने पर? 200 पर। तो 11/200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11/2 कितना हो जाता है बच्चे? 5.5। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। सभी का आंसर यही आया था कल, है ना। 5.5 आपने घर जाके बिल्कुल किया होगा। चलो आज के सवालों की तरफ थोड़ा सा आपको मैं लेकर चलता हूं अब।
देखना इस सवाल को एक बार, ये तो आसान है सवाल भाई। एक बार आराम से पढ़ेंगे सवाल को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है सवाल में। बच्चे मैथ, अगर एक दो बच्चे कहते हैं सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने मैथ आज तक पढ़ा नहीं है, क्या बिना मैथ के काम चल जाएगा जीडी में? कल ग्रुप में मैसेज आया था एक बच्चे का। अच्छा, अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिना मैथ के काम आपका नहीं चलने वाला है। सिलेक्शन चाहिए, आप खुद देखो, देखो कल परसों रिजल्ट आया है बच्चा, आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ जा रही है 78, 79, 82, 84। क्या 82, 84, 74, 75 नंबर आप 3 सब्जेक्ट से ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो ना। मतलब इतने परसेंट नंबर, वो 100 में से थे अब तो 80 में से हो गए। क्या इतने परसेंट नंबर ला सकते हो आप बिना मैथ के? आपको हर पिलर मजबूत करना होगा। कोई भी घर अगर बनता है, आप किसी मिस्त्री से पूछो कि भाई क्या किसी एक पिलर को अगर मैं हल्का करवा दूं तो क्या काम चल जाएगा मिस्त्री का? नहीं, हर पिलर मजबूत होगा, उतना ही मटेरियल पड़ता है। आपका घर बना होगा, जितने भी पिलर बनते हैं, या किसी एक आध पिलर में कम मटेरियल डलवाते हो आप? जो पिलर बनते हैं, सरिया डलती है जिनमें, क्या क्या कभी ऐसा हुआ कि एक में आपने सीमेंट ही ना डलवाया, रेत ही डलवा दिया, अरे इतने सारे पिलर में सीमेंट तो डल गया? नहीं, हर पिलर में वही मटेरियल डलता है जो पहले में डला है। आपको अपना हर पिलर मजबूत करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मैथ के काम चल जाए। हाँ, हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े मैथ्स में, इतना मैं मानता हूं, लेकिन आप कर लोगे। आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, आप 100% कर लोगे। देखो उसने कहा उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी कि किसी परीक्षा में ना 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। हुआ क्या कि किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं और वो फिर भी 38 अंकों से फेल हो जाता है। अब थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली सोचो कि भाई अगर आपको 250 अंक मिले, किसी स्टूडेंट के 250 नंबर आए और जब भी वो 38 अंकों से फेल हो गया, का मतलब अगर मैं कहीं से जुगाड़ करवा के, प्रिंसिपल से, उसके टीचर से जुगाड़ करवा के उसको 38 नंबर और दिलवा दूं, 250 उसके पास थे लेकिन वो फेल हो रहा था 38 अंकों से, अगर मैं कहीं से जुगाड़ करवा के उसको 38 अंक दिलवा दूं तो क्या बच्चे वो पास हो जाएगा? हाँ सर, वो पास हो जाएगा क्योंकि 250 के पास तो वो फेल हो रहा था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 250 तो उसके नंबर हैं, अगर मैं कहीं से जुगाड़ करवा के उसके 38 नंबर और डलवा दूं तो नंबर हो जाएंगे 285। बच्चे क्या वो 285 नंबर पे पास होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 285 नंबर पे वो पास हो जाएगा। अब उसने कहा पास होने के लिए तो 40% अंक चाहिए, तो क्या ये 285 जो नंबर है बच्चे, क्या ये 40% का मान है कि नहीं? 40% का ही तो मान है 285, क्योंकि इधर तो वो 285 पे पास हो रहा है और इधर वही 40% पे पास बोल रहा है। तो 1% का मान कितना है? 285/40। तो 100% का मान कितना है? 100% का मान है 285/40 और गुणा 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। सॉरी, 85 नहीं, 288, 88, 288, 288। ठीक है, तो 288 तो कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना आ गया? 144/5। बच्चे 100% का मान क्यों निकालते हैं? क्योंकि मुझे टोटल नंबर चाहिए, ये ना टोटल नंबर चाहिए, तो वो 100% होता है। तो 5 चौके 20 हासिल का 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक है 720। कितने अंक है बच्चे? टोटल अंक है 700। बिल्कुल सही। चलो इस सवाल को बताओ जल्दी से क्या होगा। सवाल को बताएंगे जल्दी से क्या होगा, फिर आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज कराने वाला हूं। लैंग्वेज में थोड़े से बड़े होंगे लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं। मैं कराऊं ऐसे उठा के ऐसे फेंक दोगे आप, जैसे आप मान लो दूध पी रहे हो और आपके दूध में ना 2 मक्खी लड़ती हुई आके गिर गई और आपका पूरा गिलास दूध का भरा हुआ है। अब आप उस दूध को रख सकते नहीं हो, है ना, क्योंकि ये बेकार जाएगा। तो आपने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा आपको, आपने दोनों मक्खियों को उठाया और ऐसे फेंक के मारा, बाहर जाके लड़ो, और दूध पी लिया। तो ऐसे ही आप आने वाले सवालों को फेंक के मारोगे, इतने ही गुस्से में, इतने गुस्से में अपने मक्खियों के बाहर लड़ो जाके मेरे दूध में,
कोई पास में होता, दूध में मक्खी गिर गई, मैं नहीं पी रहा। अब कोई नहीं देख रहा तो मक्खी क्या, इसे क्या हो रहा है, साइड हटाओ और पी लो, दूध खराब करने से तो बढ़िया है। तो यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले और वह 24 नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से फेल हो गया, तो कह रहा अधिकतम अंक कितने थे बच्चे, वो ना उसको 200 अंक मिले हैं और वो 24 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं उसको 24 नंबर और दिलवा दूं, अगर मैं उसको 24 नंबर और दिलवा दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? हाँ जी सर, वो पास हो जाएगा। तो भाई उसके क्या 224 नंबर पे पास होगा वो, 200 और 24, क्या ये 224 जो होगा बच्चे, क्या ये 35% का मान होगा कि नहीं? हाँ जी सर होगा। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 224 बटे 35। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 224 बटे 35 और गुणा। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे भाई? 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया? 32 गुणा 20। ये जीरो को तो यहीं पे रखो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आ गया? 640। कितना आ गया? 6, एक्स्ट्रा जीरो जुड़ गई, एक्स्ट्रा जीरो जुड़ गई, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 640। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। कितना आंसर आएगा? 640। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 600। यही कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों के अंदर चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरह के सवाल आपको दिखाना चाहता हूं जो एग्जाम में अक्सर आने के चांस बनते हैं। ऐसे सवालों पर आज की क्लास डिपेंड रहेगी जो थोड़े से लेवल के होंगे, थोड़े से लेवल के होंगे। लेकिन आपको क्या करना है? पहला सवाल बिल्कुल पेन को साइड में रखकर समझना है, समझना है। देखो, सवाल को लिखो मत, लाइव क्लास में कभी भी सवाल को कॉपी मत करो। आप करोगे आपका दिमाग लिखने में जाएगा, समझने में बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर उतना आपके पास इतना टाइम देखो है नहीं, पूरे दिन क्लासेस चलती है कि आप फिर से सब बैठ के समझ पाओ। तो रफ कॉपी को उठा लो, फेयर को साइड में रख दो और रफ कॉपी पे करने की कोशिश करो सॉल्यूशन। जो भी टाइम आएगा क्वालिटी वाला टाइम आएगा, है ना। पीडीएफ मिल जाती है, क्वेश्चंस उसमें होते हैं आपके, है ना। तो आप क्वेश्चंस वहां से देख सकते हो। एक बार सवाल को पढ़ेंगे। क्या है? इन अ स्कूल 60% ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज बॉयज, 60% बॉयज हैं एंड रेस्ट आर गर्ल्स, बचे हुए गर्ल्स हैं। इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड एंड 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन एग्जामिनेशन, then the percentage of the total number of student who passed, जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज बताना है आपको। क्या कह रहा है सवाल में? कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, संख्या बोल दिया। अब उसने कहा और बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण, बच्चे अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अनुत्तीर्ण होते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। एक बार रीड करो, जस्ट आप रीड करो सवाल को, बाकी मैं बैठा हूं। आने वाले 4 सवाल आप खुद करोगे। ये सवाल जस्ट आप एक बार रीडिंग करो, एक बार रीडिंग करो सवाल, आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत स्लो चलेगी क्लास, लेकिन सिलेबस टाइम से सारा का सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखो, मुझे एक बात बताओ, उसने कहा एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में ना 60% लड़के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बॉयज और गर्ल्स की बात करता हूं, भाई अगर उसने कहा कि 60% लड़के हैं बच्चे, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए। अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? टोटल कितना परसेंट होता है? टोटल होता है 100%। तो अगर 60% लड़के हैं तो बच्चे क्या लड़कियां 40% होंगी कि नहीं? एक एक बच्चे की समझ में यह बात आनी चाहिए कि अगर 60% लड़के हैं, टोटल 100% होता है, तो क्या लड़कियां 40% होंगी? भाई 60 और 40 मिलकर 100 बनना चाहिए, है ना। इनका रेशियो ले लो। अब आप देखो, 20 से कटेगा 20 दूनी 40 और 20 से कटेगा 20 तिया 60, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 3:2। ओके,
अब उसने कहा यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण है, फेल हुए हैं, क्या कहा बच्चे उसने, 20% लड़के अनुत्तीर्ण है और 65% लड़कियां उत्तीर्ण है, तो उसने पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत। तरह के सवालों में नोट करके भी लिख सकते हो। जब भी ऐसा सवाल आपके पास आएगा ना, आप ये देखोगे कि वो ओवरऑल पूछ क्या रहा है। यहां पर तो उसने 20% लड़के अनुत्तीर्ण बोला है और 65% लड़कियां उत्तीर्ण पास बोला है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत, पास परसेंटेज पूछा है उसने। तो मैं जब यहां पर लिखूंगा ना, तो पास परसेंटेज ही लिखूंगा, बॉयज की भी और गर्ल्स की भी। जो उसने पूछा है वही परसेंटेज लिखूंगा। बच्चे उसने उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत पूछा है ना, तो मैं वही लिखूंगा। अब मैं फिर से सवाल पे जाता हूं, मुझे बताना, परीक्षा में यदि 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, अगर 20% लड़के फेल हैं, तो पास कितने परसेंट होंगे? आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, बहुत स्पीड से बताएंगे कि अगर 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने परसेंट होंगे? आपके दिमाग में ही जवाब बनना चाहिए कि सर अगर 20% लड़के फेल हो गए ना, तो 80% लड़के पास हो गए होंगे। 80% लड़के पास हो गए होंगे। मुझे टोटल पास का चाहिए, तो मैं बॉयज को भी पास परसेंट में बनाऊंगा और लड़कियों का भी पास परसेंट ही लूंगा। ओवरऑल मुझे पास चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 65% लड़कियां पास हो गई, लड़कियों का तो पास परसेंटेज दिया ही है उसने, है ना, तो लड़कियों का 65% यहां पर एज इट इज लिख दो, क्योंकि भाई मुझे उत्तीर्ण का प्रतिशत ही चाहिए था। तो अगर 20% लड़के फेल हो गए तो 80% पास हो गए होंगे, मैंने लिख दिया। अगर 65% लड़कियां पास हो गई तो पास का तो पास लिख दो। और आपको चाहिए क्या, देखो उसने कहा तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत, पास कितने हो गए पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में कितने पास हो गए। तो आपने करना क्या है बच्चे, सामने देखो, ये संख्या का रेशियो था, ये संख्या का रेशियो था। आपने ना इन दोनों को गुणा कर देना है, इधर इन दोनों को गुणा कर देना है ना। आपने क्या करना है, इधर तो इन दोनों को गुणा कर दो, इधर इन दोनों को गुणा कर दो, संख्या से प्रतिशत को गुणा कर दो। तो 3 गुणा 80 कितना आएगा, 240। यस, इधर गुणा करेंगे, 65 गुणा 2 कितना आएगा बच्चे, 130। मैंने क्या कहा, संख्या का रेशियो लिया। जो पूछा था पास परसेंटेज, तो लड़कों का भी पास परसेंटेज लिखा और लड़कियों का भी पास परसेंटेज लिखा। फिर मैंने संख्या को परसेंटेज से गुणा कर दिया, 240 ये आया, 2 की गुणा 65 में करी, भाई 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 छिक्के 12 और 1 13। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 0, 4 3 7 और 2 और 1 3, 370 आ गया दोनों का योग। बटे जो संख्या है ना, संख्या से डिवाइड कर दो, 3 + 2, कितना आंसर आ जाएगा, 370 बटे 3 और 2 5, कितना आएगा भाई, 5 सत्ते 35, 2 5 चौके 20, आंसर आएगा 74%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया, मैं रिपीट करता हूं, देखना देखना, कमेंट मत करो, मैं कर रहा हूं रिपीट। उसने कहा एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, तो अगर बच्चे 60% लड़के हैं तो क्या लड़कियां 40% होंगी? तो मैंने संख्या का अनुपात बना लिया, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अब उसने कहा कि उनमें 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। तो पूछ रहा है पूरी क्लास में कितने लोग पास हुए, तो पूरी क्लास का पास वो पूछ रहा है। मैंने कहा 20% लड़के अगर फेल हुए हैं तो 80% पास हुए होंगे। अगर 65% लड़कियां पास हुई हैं तो मैंने 65 का 65 लिख दिया। तो भाई इन दोनों की गुणा करी, संख्या की इससे 240, संख्या की इससे गुणा करी 130, मैंने दोनों को जोड़ दिया बच्चे, जोड़कर आया 370। और मुझे तो पूरी संख्या का ओवरऑल एग्रीगेट बताना था,
तो मैंने 370 को ना पूरी संख्या से डिवाइड कर दिया। तो 3 लड़के 2 लड़कियां, तो 3 और 2 5 से डिवाइड किया, तो पूरी कक्षा में 74 ऐसे लोग हैं जो पास हुए। क्या कहा? 74 ऐसे लोग हैं जो पास हुए। अब अगला सवाल मुझे आप लोगों से ही चाहिए, आप लोगों से मुझे इसका आंसर चाहिए। कोशिश करिए बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात फैक्ट है, ये बहुत जगह आपने सुनी होगी, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो ना, आप कभी विफल नहीं होगे। ये श्योर है। आप लगो तो सही यार, आप अगर देखकर ही डर गए से पार करोगे नदी, है ना। दो परीक्षाओं में पूर्णांक में 4-5 का अनुपात है। देखो यहां उसने पूर्णांक का ही रेशियो दे दिया। अब उसने कहा एक छात्र पहली परीक्षा में 80% और दोनों परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है, तो दूसरी परीक्षा में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे? इस बार उसने दोनों का दे दिया। इस बार ना उसने दोनों का दे दिया। उसने कहा कि पहली परीक्षा में 80% है, दोनों में 60% है। पिछले सवाल में जब हमने निकाला था उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसने दूसरे का प्रतिशत पूछा है। इसमें हम निकालेंगे उसी तरीके से निकालेंगे। आप देखो, दो परीक्षा में पूर्णांक का रेशियो कितना है? 4-5। सामने देखो, अगर समझ में ना आया हो सामने देखो। उसने कहा एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, बच्चे पहली परीक्षा में कितना है? 80%। और कह रहा है कि दोनों परीक्षा में 60% है। हमें यहां पर 60% मत ले लेना बच्चे, ये आप गलत कर दोगे। उसने दोनों का 60 बोला है और पूछा कि दूसरी में कितना। यहां का तो वो आपसे पूछ रहा है, तो मैं दूसरी का ए मान लेता हूं। प्रोसेस वही, तरीका वही जो हमने अभी तक पढ़ा, वही तरीका। मैं इसका पूछ रहा है, मैं इसको ए मान लेता हूं। मैं उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से अभी मैंने किया। भाई मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा, कितना आएगा? 8 चौके 32, 320 प्लस इन दोनों की गुणा कर दूंगा 5a, कितना आ गया? 320 प्लस 5a और बटे संख्या से कर दूंगा 4 और प्लस 5, कितना आ गया? और ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा? जो दोनों परीक्षा में दिया गया है। दोनों परीक्षा में जो दिया गया है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं यहां पर निकालूंगा ये दोनों परीक्षा का ही तो आएगा। भाई मैंने दोनों का अलग अलग निकाला योग, 320 5 गुणा ए 5a जोड़ा और बटे मैंने संख्या से डिवाइड कर दिया, तो जो आएगा वो दोनों का आएगा। मैंने दोनों कक्षाओं को कंबाइंड कर दिया और दोनों का तो दिया हुआ है 60। यहां से ए का मान निकालना है, कितना होगा बच्चे? 320 प्लस 5a बराबर 9 की गुणा इधर होगी, 9 0 0 और 9 छिक्के 54। 5a बराबर किसके होगा? 540 माइनस 320। तो 0 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। a का मान कितना हो गया? 220 बटे 5। 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 चौके 20। आंसर आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। आपसे दोनों कक्षा का पूछे, आप निकाल लोगे। आपसे किसी एक का गायब कर दे, आप निकाल लोगे। हाँ, दोनों तरीके के सवाल में आप अब परिपूर्ण हो चुके हो। ये सवाल देखो, क्या आप कर पाओगे? थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। कैसे? एक बार देखेंगे सवाल को, जस्ट रीडिंग करेंगे। देखो बच्चे, सवाल अगर समझ में ना आए ना कि कैसे करना है, एक बार उसकी रीडिंग किया करो। एक बार 2 बार आपने रीडिंग करी ना, तो सवाल को आपसे प्यार हो जाएगा। मेरा इसमें गारंटी है, सवाल को प्यार हो जाएगा आपसे। और जब प्यार होता है ना, तो फिर चीजें हो जाती हैं आसानी से। अब यहां पर देखो, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 7-8 का अनुपात है। पुरुष 7 अनुपात में है, महिला 8 में। उसने कहा पुरुषों में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800 है, तो शहर की जनसंख्या क्या थी? बच्चे, सवाल ने कहा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सिटी 7:8। 25% ऑफ मेल्स एंड 20% ऑफ फीमेल्स आर चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ एडल्ट
एडल्ट जो है, एडल्ट फीमेल 156,800, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, ये आपको बताना है। एलिगेशन मेथड से वो सवाल हो जाएंगे बच्चे, लेकिन अभी एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, तो एलिगेशन कैसे मैं करा दूं? तो नया बच्चा है उसको एलिगेशन कैसे करा दूं जब तक एलिगेशन पढ़ेंगे नहीं हम, है ना। चलो देखते हैं एक बार। भाई एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या ना 7-8 के अनुपात में है। पुरुष और महिला, मैंने कहा मेल और फीमेल किस अनुपात में है? ये 7 और 8 के अनुपात। उसने कहा और मैंने लिख दिया, जैसा उसने कहा मैंने लिख दिया। अब उसने कहा कि पुरुष में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800 है, जो एडल्ट है, जो एडल्ट है उनका उसने बोला है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर 25% पुरुष, अगर 25% पुरुष और 20% महिला बच्चे हैं, तो बाकी वयस्क हैं। मैं एक काम कर दूं, यहां पर वयस्कों का प्रतिशत बता दो मुझे, एडल्ट का प्रतिशत बता दो मुझे क्या होगा। वयस्क का प्रतिशत बता दो, एडल्ट का प्रतिशत बता दो क्या होगा, जल्दी से। एक बात बताओ, क्या क्या अगर 25% पुरुष बच्चे हैं तो एडल्ट कितने होंगे? एडल्ट कितने होंगे? क्या 75% होंगे कि नहीं? भाई मैं वयस्क का प्रतिशत लिख रहा हूं, पहले सवाल में जो लिखा था मैंने, जो लिखा था कि अगर अगर 25% पुरुष बच्चे हैं तो क्या 75% पुरुष जो होंगे वो वयस्क एडल्ट होंगे? हाँ। अगर 20% महिला बच्चे हैं तो क्या 80% महिला वयस्क होंगी कि नहीं? 80% महिला अडल्ट होंगी कि नहीं? हाँ जी सर होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल में पूछता कि कुल अडल्ट प्रतिशत क्या है, बच्चे अगर सवाल में पूछता कि कुल वयस्क प्रतिशत क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाता। अभी तक जो सवाल किया हमने, अगर कुल अडल्ट प्रतिशत पूछता कि पूरे शहर में कुल वयस्क का प्रतिशत क्या है, तो आप बता देते कि सर इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, दोनों को जोड़कर बटे 8 7 15 कर दो, पता चल जाएगा कितना वयस्क प्रतिशत है। लेकिन यहां पर उसने कुल वयस्क प्रतिशत नहीं पूछा, यहां तो वो कुछ और ही बात कर रहा है, यहां तक तो ऐसे ही करना है। उसके बाद उसने कहा कि यदि वयस्क महिलाओं की संख्या इतनी है, वयस्क महिलाओं की संख्या इतनी है, ये उसने कहा, ये उसने कहा, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? मुझे पता है टोटल महिलाओं की संख्या वो 8 यूनिट है, और 8 यूनिट का 80% वयस्क है। भाई 8 यूनिट का 80% अडल्ट है, और उसकी वैल्यू उसने दी हुई है कितनी? 156,800, ये दिया हुआ है। आपको एक यूनिट का मान निकालना है। मेरी बात सुनो, ये था कुल संख्या का रेशियो, ये था कुल संख्या का रेशियो 7 और 8। ये मैंने अडल्ट का परसेंटेज निकाला, बच्चों का परसेंटेज दिया हुआ था, अडल्ट का निकाल दिया। उसने कहा कि यदि वयस्क महिला इतनी है तो भाई 8 अगर टोटल है तो उसका 80% होगा इतना, क्योंकि 80% ही तो वही महिला वयस्क है। एक यूनिट का मान बच्चे आपने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 0 से 0 गया ना, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 7 8 नाम 72, 4 8 छिंग 48, 00। ये फिर 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 8 चौके 32, 8 पंजे 40। एक यूनिट का मान कितना होगा? 245 और 00 00। ये एक यूनिट का मान आ गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया? 24500। उसने कहा शहर की जनसंख्या कितनी है? मुझे तो 8 और 7 शहर की जनसंख्या तो बच्चे टोटल 15 यूनिट है कि नहीं? शहर की जनसंख्या तो टोटल 15 यूनिट है, जिसमें 7 यूनिट मेल हैं और 8 फीमेल हैं, तो टोटल तो 15 है। एक यूनिट का मान इतना, तो बच्चे 15 यूनिट का मान कितना होगा?
24500 और गुणा 15। इसका मान आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। का मान निकालो जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1500, 1500, 15×5 = 75 हासिल के 7, 15×4 = 60 और 7 कितना 67 हासिल के 6, 15×2 = 30 और 6 36। यानी कि शहर की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 3,67,500। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये शहर की कुल जनसंख्या है, शहर की कुल जनसंख्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस सवाल में है क्या, एक बार रिपीट बनता है भाई। उसने दिया हुआ है शहर की ना, शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7-8 है, पुरुष और महिलाओं का, तो मैंने लिख दिया 7 और 8 पुरुष और महिलाओं का। उसने कहा पुरुषों में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं, और उसने दिया है कि वयस्क महिला इतनी है। तो मुझे पता है कि अगर पुरुष में 25% बच्चे हैं तो 75% वयस्क होंगे, अगर महिलाओं में 20% बच्चे हैं तो 80% वयस्क होंगे, एडल्ट होंगे। उसने वयस्क महिलाओं की संख्या दी हुई है बच्चे, मैंने 8 टोटल महिलाओं की संख्या है, उसका 80% निकाला तो मुझे दिखा कितना, इसके बराबर। मैंने 1 यूनिट का मान निकाला, वो आया इतना, और मुझसे पूछा शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है, और वो तो थी 7 और 8 15 यूनिट। तो 1 का मान इतना तो 15 का मान इतना हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब एक और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो अब आय और खर्चे वाले सवाल देख लेते हैं थोड़े से। आज ये खत्म कर लेंगे आय खर्चे वाले सवाल, क्योंकि 2021 में आय खर्च वाले सवाल थोड़े से आए थे, आय खर्च वाले सवाल थोड़े से बने थे। चलो देखेंगे, एक बार सवाल को पढ़ो। उसने कहा राम की आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है, यदि उसकी आय में 60% और खर्चे में 70% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ेगी या कमी होगी। पढ़ो सवाल को, मैं कह रहा हूं ये सवाल बड़ा मजा आएगा, सवालों को करने में बहुत मजा आएगा। देखो सवालों से अगर आप डरोगे ना बच्चे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अगर आप डरोगे तो। अगर आपके अंदर ये है कि मुझे डरना नहीं है ना, मुझे करना ही है, चाहे कैसा भी हो, मुझे आए ना आए, मुझे इसमें टाइम देना है, मुझे करना है, तो आप कर लोगे। आप अगर डर गए, आपके अंदर कहीं डर बैठ गया, तो वो डर कभी नहीं निकलेगा। वो डर निकलेगा कहां से, आपके हाथ से ही निकलेगा, अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। एक बार देखो, उसने कहा राम की आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है, तो उसकी इनकम है ना वो खर्चे से 20% ज्यादा है। बहुत अच्छे। यदि उसकी आय में 60% और खर्चे में 70% की वृद्धि हो जाए तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। अब इस तरह के सवालों में हमें देखकर समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि इस तरह का सवाल जब भी आए कि आय खर्चा, वो कह रहा है ना कि द इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन एक्सपेंडिचर इफ द इनकम इंक्रीज्ड बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%, देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीज और डिक्रीज। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आए, आय और खर्चे वाला क्वेश्चन आए, इतना परसेंट उतना परसेंट, तीन चीज हमेशा अपनी कॉपी में लिख लो। एक तरफ आय, एक तरफ खर्चा, खर्चे को ही व्यय बोला जाता है, जिसको व्यय ये यही खर्चा होता है, और एक तरफ बचत। ये तीन चीज तो आपको लिखनी ही लिखनी है जब भी आपका आय और खर्च से संबंधित प्रश्न आए। बच्चा ये तीन चीज तो ना आपको लिखनी ही लिखनी है। बहुत बढ़िया। अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सवालों में लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट सर, अभी याद दिला दो। पहली लाइन को पढ़ो, पहली लाइन को पढ़ो। आप क्या इस लाइन से राम की आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है, क्या इस लाइन से आप मुझे बता सकते हो 100 किसको मानूं मैं? जल्दी से बताओ। क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हो कि मैं 100 किसको मानूं?
ये मैं पहली दूसरी क्लास में समझाया था मैंने आपको, और बहुत सारे सवाल छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल कराए थे। वही सवाल वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होंगे। अब उसने कहा राम की आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है। कंपैरिजन, तुलना किससे की गई? खर्चे से। राम की जो आय है वो खर्चे से 20% ज्यादा है। अगर मैं खर्चे को 100 मान लूं, अगर बच्चे मैंने खर्चे को 100 मान लिया, तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है बच्चे, वो 20% ज्यादा हो जाएगी। यानी कि कितनी होगी? 120 हो जाएगी, है ना? 120 हो जाएगी। अब आप यह लाइन पे रोको और इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, जो मैंने लिखा है, जो इस क्वेश्चन को समझ लो, अगले 4 क्वेश्चन आप खुद कर दोगे। इस क्वेश्चन को समझ लो, इधर आ जाओ। उसने कहा राम की आय खर्चे से 20% ज्यादा है। मैंने खर्चे को 100 माना, तो इनकम जो होगी वो 20% ज्यादा, यानी कि 120 हो जाएगी। अब बताओ भाई, आप हो, आपका नाम राम है, आप 120 रुपए कमाते हो, आय आपकी 120 है, और उसमें से ना 100 रुपए उड़ा देते हो। आप 120 कमाते हो, 100 रुपए उड़ा देते हो, आपने बचाया कितना? क्या आप मुझे बता सकते हो? 120 कमाया, 100 उड़ा दिया, बच्चे क्या आपने 20 रुपया बचाया होगा? क्या आपने 20 रुपया बचाया होगा? इतना करना है आपको। तो आय, खर्च और बचत का रेशियो आपने लिखा, इनका रेशियो बना लो। स्टेप बता रहा हूं, क्या क्या स्टेप आपने करने हैं। सबसे पहले 100 मानना है, उसके हिसाब से तीनों को एडजस्ट करना है। फिर इनका रेशियो ले लो। देखो 20 एकम 20, 20 से ही कटेगा 20 पंजे 100, और 20 से ही कटेगा 20 छिक्के 120। ये छोटा रेशियो आपने बना लिया। छोटा रेशियो बनाने के बाद आप इनमें दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दो। दो दो जीरो, बच्चे किसी भी रेशियो में मैं जीरो ऐड कर सकता हूं। ये चीज आपको जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे बताई जाएगी कि कोई भी अनुपात है, मानो मैंने लिखा 3 और 4 का अनुपात, मैं इसको 30 और 40 भी लिख सकता हूं, मैं 300 400 भी लिख सकता हूं, मैं कुछ में 3000 4000 भी कर सकता हूं। दोनों तरफ इक्वल जीरो जोड़ देंगे ना, तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इन सभी में दो दो जीरो ऐड कर दी। अब ये मैंने क्यों किया है ये सारा काम, मैं फिर से रिपीट करता हूं। करना क्या था, उसने कहा राम की आय खर्चे से 20% ज्यादा है। मैंने खर्चे को 100 माना, तो जो उसकी इनकम थी वो 120 हो गई। अब मुझे पता चला 120 कमाया, 100 खर्च किया, तो बच्चे 20 रुपए बचाए होंगे। 20 रुपए लिख दिए। मैंने 20 से काटा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, और दो दो जीरो मैंने जोड़ दी। ये दो दो जीरो मैंने क्यों जोड़ी? क्योंकि आगे जब मैं प्रतिशत निकालूंगा ना, तो ताकि मैं परसेंटेज के डेसिमल में ना फंसूं, परसेंटेज के डेसिमल में ना फंसूं, इसीलिए दो दो जीरो जोड़ी है। अब आप देखेंगे आगे, वो चीज समझेंगे आप आगे। उसने कहा कि उसकी आय में 60% की वृद्धि होगी। अब सवाल को यहां से आ जाओ, यदि उसकी आय में 60% और खर्चे में 70% की वृद्धि, तो बच्चे इनकम में 60% बढ़ा दो और खर्चे में 70% बढ़ा दो। जल्दी से आप मुझे बता सकते हो, आराम से, कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप सभी लोग बता सकते हो कि 600 का 60% क्या होता है। उसने कहा कि उसकी इनकम में ना 60% बढ़ गई है, तो इनकम उसकी अगर आय 600 थी, तो वो 60% कितना होता है? 60/100 गुणा 600। तो भाई इनकम कितनी बढ़ गई है? 6 छिंग 36, 360 रुपया उसकी इनकम बढ़ गई है। तो उसकी आय कितनी हो गई? पहले 600 थी, 360 बढ़ गई, तो 960 हो गई। खर्चे की बात करें तो 70% निकाल लो 500 का, 70% निकाल लो 500 का, ये आएगा 350। तो अगर खर्चा पहले 500 था, अब कितना हो गया? 850 हो गया खर्चा। खर्चा भी आपने नया निकाल लिया। अब आप नई बात देखो कि अब नए केस में उसने 960 कमाए और 850 उड़ा दिए, तो कितना बचाया होगा? क्या आप बता सकते हो? भाई इनकम में से खर्चा हटा दो। भाई जीरो में से जीरो गए जीरो, 6 में से 5 गए 1, और 9 में से 8 गया 1। 110 रुपया बचाया है। अब उसने 110 बचाया है। वो कह रहा है कि उसका बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। आप देखो, पहले 100 बचा रहा था, अब 110 बचाएगा। बच्चे कितना ज्यादा बचा रहा है? सर वो तो 10 रुपया ज्यादा बचा रहा है। और ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल तो 100 है, तो बटे 100 और गुणा 100।
आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज, क्योंकि 100 से 110 हुआ है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। यही आपने करना है। क्या कि पहले उसका ओरिजिनल लिखा, रेशियो बनाया, दो दो जीरो ऐड करी, और फिर जितना जितना परसेंट बोल रहा है मैंने निकाला और हमारा आंसर आ गया। कहीं भी आपको डेसिमल दिखा, पॉइंट दिखा, कहीं भी नहीं दिखाना, इसीलिए मैंने यहां दो दो जीरो जोड़ी थी, ताकि मुझे पॉइंट कहीं भी देखने को ना मिले। अगर पॉइंट मिलते हैं ना तो घबरा जाते हैं हम लोग। वही चीज। अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पे, बेस इसका क्या है? वैल्यू चेंज है बच्चे, बेस इसकी वैल्यूज चेंज है, सेम है। इससे अगला सवाल भी, इससे अगला सवाल भी वही है, उससे अगला भी वही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कमी रह गई पिछले सवाल में वो सुधार करेंगे, है ना। उससे अगले सवाल में और सुधार करेंगे। लास्ट में जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाता है ना। आप देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ गया, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? मैंने कहा कहीं भी आय और खर्च वाला सवाल आए, तीन चीजें लिख लो। कौन कौन सी बच्चे? कौन कौन सी चीजें? आय और खर्च, और तीसरी कौन सी? बचत। ये तीन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तीन चीजें तो पता होनी चाहिए कि कितना कमाया, कितना खर्चा किया और कितना बचाया। ये तीन चीजों पता होनी चाहिए। आप आगे जाके आप भी कमाओगे, उसमें से कुछ खर्चा करोगे, कुछ बचाओगे, है ना। कुछ खर्चा करोगे, कुछ बचाओगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि उसने कहा अपनी आय का 75% खर्च करता है। मेरा वही सवाल आपसे कि मैं 100 किसको मानूं? पहली लाइन जो मैंने सर्कल की है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, मेरे सैनिक भाई, इसमें मैं 100 किसको मानूं? 100 उसने कहा कि अपनी आय का 75% खर्च करता है। यहां पर 100 किसको मानूं? आप में से कोई बता सकता है? आय का 75% उसने खर्चा किया। अगर मैं यहां पर आय को 100 मान लूं तो उसका 75% खर्चा किया है। यहां पर आय को, इनकम को हमें 100 मानना है बच्चे। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। सवाल को पढ़ के अगर आपने ये पता कर लिया ना कि 100 किसको मानना है, तो 70 to 80% सवाल वहीं पर खत्म है। आपने देखा कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, मैंने 100 आय को मान लिया। अब अगर कभी कंफ्यूजन होना कि सर नहीं समझ में आता 100 किसको माने, आप 100 इसको मान के देख लो। अब सवाल को फिर से पढ़ो, अपनी आय का 75% खर्चा करता है। क्या यहां पर आप कुछ रिलेशन बना पा रहे हो इस लाइन से? नहीं बना पाओगे आप। तो यानी कि आपने जो माना है वो गलत माना है। मतलब कि यहां पर 100 मानना पड़ेगा आय को। अब सवाल पढ़ो, समझ में आ जाए। उसने कहा आय का 75%, यानी कि आय अगर 100 है तो खर्चा कितना? 75। अब समझ में आ गया ना। अब उसने 100 कमाया, 75 उड़ा दिया, तो बच्चे क्या 25 बचाया होगा? यस, हाँ जी सर, बचाया होगा। अब रेशियो बना लो आराम से। देखो 25 पूरा कट जाएगा ना, 25 से कम 25, 25 3 75 और 25 चौके 100। हर बार ये पूरा नहीं कटेगा, कहीं कहीं आधा भी कटेगा, कुछ संख्या यहां और बचेगी एक के अलावा, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी। अगला स्टेप क्या करना है भाई? अगले स्टेप में दो दो जीरो ऐड कर दो, दो दो जीरो ऐड कर दो, है ना। अब सवाल को पढ़ो। उसने आपसे कहा कि उसकी जो आय है ना वो 20% बढ़ गई। तो भैया जो आय पहले 400 थी बच्चे, इसको 20% बढ़ा दो। तो 20% कितना होगा 400 का? भाई 400 का 20% कितना होगा? 20/100, ये हो जाएगा 80। तो जो उसकी नई आय है वो कितनी होगी? 80 बढ़ के 480। और उसका जो खर्चा है ना वो 10% से बढ़ गया। भाई इसको भी 10% बढ़ा दो, इसको भी 10% बढ़ा दो, तो इसका 10% कितना होता है? इसका 10% हो जाएगा 10/100 गुणा 300, यानी कि 30। तो खर्चा कितना हो गया? 330। अब आप देखो कि 480 तो उसने कमाया,
और 330 उसने बच्चे उड़ा दिया, तो कितना बचाया होगा? 0, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 3 गया 1। आप एक चीज देखो, यहां 100 था, आप एक चीज देखो कि 100 पहले बचा रहा था, अब 150 बचाएगा। बच्चे कितना ज्यादा उसने बचाया है? 50 ज्यादा बचाया है। और ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल है 100 और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। आंसर आएगा कितना? 50%। आंसर कितना आएगा बच्चे? 50%। बिल्कुल सही जवाब। यही करना है आपको भी ना। एक अगला सवाल मैं आपको देता हूं, जल्दी से बता दो अब इसको। इस सवाल का आंसर अब आप लोगों से मिलना चाहिए। डिजिट बदलिए। लास्ट की 5 मिनट में एक कैलकुलेशन ट्रिक सिखाऊंगा आपको मैं आज। परसेंटेज की ही कैलकुलेशन ट्रिक है, वो डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। देखना, पूनम अपनी आय का 90% खर्च करती है, उसका खर्चा 25% बढ़ता है, बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? लेकिन इस बार सवाल में थोड़ा सा चेंज किया, प्रोसेस वही, वही तरीका, वही अप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा। मैंने कहा किसी सवाल में आय खर्च बचत की बात हो तो सैनिक वो 3 वर्ड आपने लिख ले हैं, वो वाले 3 वर्ड नहीं, आय खर्च और बचत वाले। आय, खर्च और बचत, ये 3 लिखने हैं, और बचत। आपका आंसर दौड़ दौड़ के आपसे आगे भगेगा, आपसे भी आगे। ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, ठीक है। उसने कहा पूनम स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम। पूनम अपनी आय का 90% खर्च करती है। 100 किसको मानूं? 100 किसको मानूं? 100 उसकी मैं आय को मान लूं, अगर मैं 100 उसकी इनकम को मान लूं, तो वो 90% स्पेंड कर देती है, 90% खर्च कर देती है, 90 खर्च कर देती है। अगर उसने 100 कमाया और 90 उड़ा दिया, तो खर्चा बचत कितनी उसने की होगी? 10 की बचत की होगी बच्चे, 10 की। आप रेशियो ले लो भाई, एक जीरो से जीरो खत्म, 10, 9 और 1 का, दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दो, दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दो, डोंट वरी, बी हैप्पी, आंसर आएगा। दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दो भाई। ये क्या रेशियो बना था? 100, 90, 10 का। एक एक जीरो ही कट रही थी, मैंने एक एक जीरो काट दी, तो 10, 9 और 1 का रेशियो मिला, दो दो जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दी, वही जो हम करते आए हैं। अब उसने कहा उसका खर्चा ना 25% बढ़ गया। अब इस बार वो खर्चे को बढ़ा रहा है ना, इस बार वो खर्चे को बढ़ा रहा है बच्चे 25%। तो इसका 25% बता दो जल्दी से, 900 का 25% कितना होता है? आप कहेंगे जीरो से जीरो खत्म, 25 निम्मा 225। उसके जो खर्चा है उतना बढ़ गया, पहले 900 था, अब बढ़ गया तो 1125, खर्चा 1125। उसने कहा उसकी बचत 30% बढ़ गई। बच्चे पहले 100 कमा रहा था, बचा रहा था, अब 30% बढ़ गई। इसका 30% 30 ही होता है भाई, 100 का कितना भी परसेंट बोले वो उतना ही होगा। अगर उसने कहा बचत 30% बढ़ी, तो 100 से 30% 30 बढ़ जाएगी, कितना? 130। तो इनकम अगर मुझे निकालनी है भाई, आप देखो, आप कोई कमाते हो कुछ, उसमें आपने 1125 खर्चा कर दिया, 130 आपने बचा लिया, तो कितना कमाया होगा? दोनों को जोड़ देंगे ना। याद रखना कि अगर मुझे आय निकालनी है तो वो खर्च और बचत दोनों को जोड़कर आती है। कॉमन सी बात है, आप समझ सकते हो कि जो हमारी इनकम आती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों को जोड़कर पता चलता है। ये समझने वाली बात है ना यार, याद करने वाली नहीं है। अगर मैं खर्चे और बचत को जोड़ दूं तो इनकम पता चल जाएगी भाई, 5005, 2 और 3 5, 1 और 1 2, 1255। कितनी आ गई? 1255। यानी कि पहले उसकी इनकम 1000 थी, अब 1255 हो गई। बच्चे क्या 255 उसकी इनकम बढ़ी है कि नहीं? हाँ जी सर, बढ़ी है। तो 255 उसकी इनकम बढ़ी है, ओरिजिनल कितनी थी? 1000 और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25.5 ना भाई, 10 से ऊपर जाएगा पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 25.5% उसकी इनकम में वृद्धि होगी। सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया सा। पहली बात तो ये सवाल आप होमवर्क के लिए लिख लो, ये सवाल बच्चे आप होमवर्क के लिए लिख लो।
ये होमवर्क के लिए है आपके लिए। मुझे इसका आंसर शाम को 8 बजे जो टेलीग्राम ग्रुप ओपन होता है ना, उसमें आपका आंसर चाहिए। अब जो मेरे पास 4-5 मिनट है ना, जो 4-5 मिनट है उसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन ट्रिक सिखाता हूं। मजेदार, मजा आएगा। कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक देखते हैं क्या होता है। किसी भी संख्या का 1%, 10%, 20%, 30%, 40%, 5%, 6% बिना कैलकुलेशन के कैसे निकालते हैं देखना। मैंने कहा यहां पर कोई संख्या 100 है, मैंने यहां पर बच्चे कोई संख्या 100 लिख दी, मैंने कहा इसका 10% बताओ कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। आप कहेंगे कि सर 100 का 10% होता है 100 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सर ये आएगा 10। बहुत अच्छे। मैंने कहा 100 का 30% बताना जरा, आप कहेंगे सर ऐसे ही करेंगे 100 गुणा 30/100, जीरो से जीरो खत्म, सर 30 आएगा। ओके, मैंने कहा ऐसा नहीं करो, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। अगर 10% निकालना हो, ये मैं कर रहा हूं, ये सवालों में इस तरीके से इस कदर काम आएगा कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखना आप, यहां पर मैंने कहा बच्चे 100 का 10% निकालना है, 100 का 10% निकालना है, 10%, फिलहाल 10% की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं बात कर रहा हूं 10% की। क्या करना है आपने, सबसे लास्ट में पॉइंट लगा देना है, मैं बड़े बड़े में लिखता हूं, सबसे लास्ट में ना पॉइंट लगा देना है, दशमलव। और अगर 10% पूछ रहा है ना, तो इस दशमलव को एक संख्या पीछे उठा के ले आओ, कितना आ गया 10.0, आप इसको 10 भी बोल सकते, और वही इसका 10% हो। ये क्या हो गया, यही होगा और यही है। अगर मैं कहूं 3294 और बच्चे इसका 10% मैं आपसे पूछूं ना, तो आपने जस्ट सबसे लास्ट में दशमलव लगाना है, एक संख्या पीछे ले आओ, तो 329.4 आपका आंसर आ जाएगा। 3294 का 10% ये होगा कितना, 3294। अभी रुक जाओ, अभी तो चीजें बताऊंगा, ये तो बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। अगर मैंने कहा 52946, इसका 10% कितना होगा, इसका 10%, अब पॉइंट भूल जाओ, अब डायरेक्ट लिखो 5294.6, ये 10% होगा सर, ये 10% होगा। ये तो 10% निकालना आपने सीखा। अगर आपसे सवाल में कहने लगे कि बच्चा बताओ, बच्चा बताओ 3944, इसका 40% कितना होगा, अगर आपसे ये पूछने लगे, तो आपके दिमाग में बात दौड़ेगी कि 3944 गुणा 40/100 करेंगे। लेकिन ऐसा आगे से आपको नहीं करना है, ऐसा आगे से आपको करना ही नहीं है। आपने क्या करना है बच्चे, आप जानते हैं कि 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 गुणा 4, भाई 10 चौके 40 होता है ना, 10 चौके 40 होता है। तो आप 10% निकालो सबसे पहले, और वो तो आप जानते हो 394, और एक संख्या पहले पॉइंट, और उसको 4 से गुणा कर दो, आपका 40% आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और एक 17, 4 नाम 36 और एक 37, 4 तिया 12, 3 15, आंसर आ जाएगा 1577.6। यही करना है। जल्दी से एक और बता दो मुझे, एक और बता दो। मैं पूछने वाला हूं कि 5884 का 70%, जल्दी से सभी लोग बताएंगे 5884 का 70%। मैं हर क्लास के लास्ट के 4-5 मिनट जब मुझे स्पेयर अगर बचा करेंगे ना जिस क्लास में, उसमें मैं छोटी छोटी 2-3 मिनट की ट्रिक सिखाया करूंगा आपको, जिससे आपकी एग्जाम में क्वालिटी बढ़े, क्वेश्चन को करने में स्पीड बढ़े, टाइम बचे, उस वजह से, है ना। कल भी एक नई ट्रिक लेकर आऊंगा जो लास्ट के 3-4 मिनट पढ़ेंगे, मजा आएगा। ये चीज ऐड करेंगे ना तो फ्रेश हो जाता है माइंड हमारा। अब यहां पर हमने, क्योंकि मेरे पास कल टेलीग्राम पे 2-3 बच्चे का मैसेज आया कि सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, टाइम लग रहा है, उस वजह से मैंने लास्ट की 3-4 मिनट ऐड करी है आप लोगों के लिए। भाई 70% को मैं लिख सकता हूं 10% गुणा 7, क्या सही है ये? पढ़ें ट्रिक या ना पढ़ें, या फिर सीधा क्वेश्चन करें और खत्म बात? मुझे लग रहा है ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आना चाहिए चीजें। अब 10% आप जानते हो क्या होता है, 588.4, और इसको उठाकर 7 से गुणा कर दो, है ना, 70% आ जाएगा। 7 चौके 28, हासिल का 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58, हासिल के 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, हासिल के 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, तो कितना आ गया 41 18.8। ये बिल्कुल सही है, 41 18। ये तो 10% की बात हो गई। अगर 20%, 30%, 40, 50, 60,
10 का कोई मल्टीपल पूछे 70 80, तो आप इस तरीके से करोगे तोड़ के। अब 1% का और देख लो, 1% कैसे निकालते हैं। मैंने कहा 100 का 1% बताओ, 100 का 1% कैसे निकालते हैं। अभी तक आप करते हो, अभी तक आप करते हो कि 100 गुणा 1/100, तो 100 से 100 खत्म, 1 आ जाएगा। लेकिन अब ये नहीं करना है। अब करना क्या है कि सबसे लास्ट में पॉइंट लगाओ। बच्चे सबसे लास्ट में पॉइंट लगाओ, और अगर 1% पूछ रहा है ना भाई, 10% के लिए तो हम एक संख्या पीछे गए, 10% के लिए तो हम एक संख्या पीछे गए, 1% के लिए 2 संख्या पीछे चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं पूछूं कि 3928 और इसका 1% कितना होगा, 1%, तो बच्चे आप कहेंगे पॉइंट लगाओ सबसे लास्ट में, और 1% के लिए 2 संख्या पीछे आ जाओ, तो 39.28, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं 5002, इसका 1% कितना होगा, आप कहेंगे सबसे लास्ट में पॉइंट लगाओ, 2 संख्या पीछे आ जाओ, 50.02, ये 1% ना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप उसमें दिमाग लगाना। 89246, इसका 6%, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 99910, इसका 8%। क्वेश्चन नंबर 3 है 12467, इसका 30%। बच्चे 8% के लिए क्या करना है, 1% निकाल लेना, 8 से गुणा कर दे, वही इसका 30%। 3 क्वेश्चंस का जवाब मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे देना शाम को 8 बजे। और कैसी रही क्लास बताएंगे मुझे टेलीग्राम पे। जो भी आपका व्यूज होता है ना, जो भी सलाह होती है, एक सलाह के फॉर्म में लिखो, मैं पढ़ता हूं टेलीग्राम, और उसको नेक्स्ट टाइम हम सुधार की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो भी मिलेगा क्वालिटी का मिलेगा। कल शुरुआत करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, परसेंटेज में ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।